हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। तो पूरी क्लास को आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, साथ ही दूसरे अपने मित्रों को भी शेयर करना। तो जो लोग भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये क्लास सेंड कर दी जाएगी और वो लोग भी इस क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, भारत का संवैधानिक इतिहास। संविधान जो है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये किस लैंग्वेज का शब्द है, इन सब विषय पर चर्चा हम लोग बात को करेंगे जब हम संविधान सभा की ओर बढ़ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले संवैधानिक विकास क्या है, इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी तक 1600 ईस्वी तक, उससे पहले भारत पर विभिन्न आक्रमण हुए। विभिन्न बाहरी राजाओं ने, बाहरी शासकों ने, विभिन्न राष्ट्रों ने भारत को लूटा, भारत पर आक्रमण किया, भारत की धन संपत्ति को लूटा। इस प्रकार से उन लोगों ने भारत का शोषण किया। लेकिन 1600 में आपको पता होना चाहिए, 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का भारत में आगमन हो जाता है। अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है। अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है और ये कोई ऐसे वैसे नहीं चले आए कि चलो एक दो लोग चले। ये एक अपनी नीति बनाकर वहां से चले कि हाँ, भारत के साथ हमें व्यापार करना है, या दक्षिण और पूर्वी देशों के साथ हमें, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हमें व्यापार करना है। तो ऐसे में ये लोग पूरी रणनीति के साथ व्यापार करने आते हैं, रणनीति के साथ व्यापार करने आते हैं। और तो और इनको महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की जो महारानी उस समय थी, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें विभिन्न अधिकारों के साथ एक मैग्ना कार्टा तैयार किया और एक अधिकार पत्र के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था। तो ये एक कंपनी थी, ठीक है। और कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आती है, भारत में 1600 ईस्वी में आ जाती है। 1600 ईस्वी से कंपनी धीरे धीरे व्यापार करना शुरू करती है और इनको एकाधिकार प्राप्त था कुछ चीजों पर, ठीक है, कि ये लोग ही इनका व्यापार कर सकते हैं, कुछ चीजों पर इनको एकाधिकार था। तो इस प्रकार से कंपनी का भारत में आगमन हो जाता है 1600 ईस्वी में। धीरे धीरे भारत पर इन्होंने शासन, एक तरीके से शासन करना चाहने लगे, क्योंकि भारत के जो राजा थे आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे थे। और जैसा कि वर्तमान राजनीति को देख करके हम पहले की राजनीति की कल्पना कर सकते हैं क्या रही होगी। जिस प्रकार वर्तमान में विभिन्न पार्टियां हैं, उसी प्रकार पहले भी हुआ करता था। तो कुछ पार्टियां अमेरिका के पक्ष में, कुछ पाकिस्तान के पक्ष में, कुछ चीन के भी पक्ष में थी। इसी प्रकार कुछ जो राजा थे वो कंपनी के पक्ष में काम कर रहे थे, तो कुछ राजा कंपनी के विपक्ष में। भाई, जिनको फायदा हो रहा था वो कंपनी के पक्ष में काम कर रहे थे और कुछ विपक्ष में। तो आपस में ही कंपनी ने देखा कि भारतीय जो राजा हैं, भारतीय जो लोग हैं, आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं सत्ता शासन पाने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और आपस में ही लड़वाया, मरवाया। और आगे हुआ क्या कि वो खुद, एक समय आया कि वो खुद शासक बन बैठे भारत के। तो आपको बताया 1600 में कंपनी भारत में आई। यहां पे मैं एक फिगर के द्वारा बताना चाहूंगा कि ये यहां पर ये जो समय है 1600 ईस्वी, भारत आई। इसके 165 वर्ष बाद, 165 वर्ष बाद
यानी कि 1765। 1765 की जो तारीख है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था, दीवानी मीन्स इसमें शामिल होंगे आपके राजस्व प्लस सैन्य और प्लस नागरिक जो अधिकार थे। ये जो अधिकार थे ये कंपनी को दे देता है। किसको? कंपनी को दे देता है। तो यहां से एक तरीके से कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर एक तरीके से अधिकार हो जाता है। कर वगैरह वसूल सकते थे अंग्रेज, और मेन उस समय यही था कि कर वगैरह वसूलना। तो या से राजस्व, सैन्य और नागरिक जो अधिकार थे वो कंपनी के पास चले गए। किसके पास चले गए? कंपनी के पास चले गए। सारा खेल यहीं से शुरू हो जाता है। और इससे पहले अगर बात करें 1765 से पहले की, तो इससे पहले 1764 का बक्सर का युद्ध हो ही चुका था। वहां से हारने के बाद ये 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उससे पहले जाए तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। तो और उससे पहले 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो इन सब युद्धों को देखते हुए अंग्रेज भारत की स्थिति को समझ चुके थे। अब यहां से जब कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, फिर आगे क्या हुआ? अब यहां से कंपनी जो थी भारत पर शासन की ओर उसका मन ललचा गया। तो ऐसे में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में एक एक्ट पारित किया गया। ब्रिटेन के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया ब्रिटेन की संसद में, और जिसका नाम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहते हैं। अब हम लोग यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में चर्चा करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हो गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले एक 1726 का एक्ट और पारित किया गया था। 1726 में भी एक एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। और उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बता दिया 1726 में एक और एक्ट पारित किया गया था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसको? कंपनी को रेगुलेट करने की दिशा में, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये एक्ट जो था पहला कदम था ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करे, रेगुलेट करे, ठीक है। तो इस प्रकार से 1773 का एक्ट पारित किया गया। और इसके जो प्रमुख वर्क थे, प्रमुख प्रावधान थे, प्रमुख कार्य थे, वो क्या क्या थे? तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद में यहां पर जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जो हुआ करता था, इसको कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? इसमें जुड़ गया जनरल शब्द, इसमें जुड़ गया जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब यहां पर प्रश्न यह बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, तो यहां पर वारेन हेस्टिंग ही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। अब ये जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन होता है। 4 सदस्यीय इसकी सहायता के लिए, किसकी? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन होता है। कार्यकारिणी परिषद का गठन होता है, ये भी एक प्रावधान है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद गठित की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई। एक और इसमें प्रावधान किया गया कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो भारतीयों से किसी भी प्रकार का उपहार व रिश्वत नहीं ले सकते थे। कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी जो थे वो भारतीयों से कोई भी उपाधि या रिश्वत या उपहार नहीं ले सकते थे। यह भी एक प्रावधान किया गया कि भारतीयों से जो कंपनी के अधिकारी थे ना तो कोई उपहार ले सकते हैं, ना ही कोई उपाधि ले सकते हैं और ना तो रिश्वत ले सकते हैं। यह भी एक प्रावधान था। और इसका जो सबसे मुख्य प्रावधान था वो क्या था कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, समझ गए होंगे कुछ लोग, तो कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना करना। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना करना, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था। अब कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो यहां पर कुछ न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, है ना? तो यहां का जो मुख्य न्यायाधीश था, सीजे जो था, सीजे ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सर इलिजा इम्पे थे। और इनके अलावा 3 और न्यायाधीश थे, 3 न्यायाधीश और थे। तो कुल मिला के इनको प्लस करें 4 न्यायाधीश हो जाते हैं। कितने? 4 न्यायाधीश थे कलकत्ता हाई कोर्ट में इन दैट टाइम, ठीक है, उस समय। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर इलिजा इम्पे। फ्रेंड्स, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इसके जो 3 और नाम हैं वो भी मैं लिखवा सकता हूं। फ्रेंड्स, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो आपको पता है। इसके अलावा जो 3 और न्यायाधीश थे वो कौन कौन से थे? एक तो लैम्बर्ट और दूसरे हाइड थे और तीसरे कौन थे? थोड़ा सा चैम्बर्स। तीसरे थे चैम्बर्स। तो ये 3 और जो मुख्य न्यायाधीश थे ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। थोड़ा नेम जो है थोड़ा टफ है याद करने के लिए। लैम्बर्स और हाइड और चैम्बर्स, ये जो 3 अन्य न्यायाधीश थे ये भी थे। कभी कभार डीपली में अगर प्रश्न पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया। आगे इसका जो एक और प्रावधान था वो ये था कि यहां से एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ती है। और भी आपको बता दें, यहां से कॉलोनाइजेशन, यहीं से आपका उपनिवेशीकरण की भी नीति शुरू की कंपनी ने। उपनिवेशीकरण, अगर इसको समझना है तो इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। कॉलोनाइजेशन, ठीक है, कॉलोनाइजेशन मीन्स होता है कॉलोनी बनाना, अपना जगह जगह पर कॉलोनी बनाना। तो कंपनी ने यहां से क्या किया, जगह जगह पर अपनी बहुत सारी कॉलोनियां बनाना शुरू किया। तो उपनिवेश अपने तैयार किए भारत में, जिससे कि आने वाले समय में इनको भारत पर शासन करने में बहुत ही सहायता मिल सकी। तो यहां से कॉलोनाइजेशन की नींव पड़ी, यह भी एक इसका मुख्य प्रावधान है। और फ्रेंड्स, इसका जो अंतिम प्रावधान है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट है, कि यहां से जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, ये मुख्य प्रेसिडेंसी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी जो था ये केंद्र था, हम कह सकते हैं आज का जैसे अपना दिल्ली है, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी ये क्या था, सेंटर था उस समय। तो इसके अलावा जो दो और प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इधर आपका बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो यहां पर यही इसीलिए बोला जाता है, यहां से केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी। कैसी, केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी। इसके बाद में हम लोग अगला जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, हम आपको बता दें। 1781 का इसके बाद में एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, लेकिन इसका कुछ खास प्रावधान नहीं था, ठीक है। उसके बाद में 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। उसके बाद में 1813 का एक्ट आया। 1793 का भी एक एक्ट है और 1813, फिर 20-20 साल पर एक्ट पारित होते रहे। 1833 का एक्ट आगे पढ़ेंगे। फिर 1857 में जो क्रांति हो गई, सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति वो हो गई। तो उसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, 1858 में ही एक एक्ट पारित कर दिया। 1858 में ही एक्ट पारित कर दिया और वहां से क्या हुआ कि डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन भारत पर हो गया, कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से 1861 का एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। फिर तो इस प्रकार से 1893 का एक्ट, फिर और भी आगे पढ़ेंगे 1909 का एक्ट पढ़ेंगे, 1919 का चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग 1935 का एक्ट पढ़ेंगे। बहुत सारे अगस्त प्रस्ताव वगैरह, बहुत सारा कुछ इसमें हम डिटेल से पढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अंत में आप लोग हमें ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास जो है आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने विभिन्न मित्रों को शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।